स्टूडेंट, आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट में एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली कंडक्टर। मतलब कंडक्टर का क्या प्रॉपर्टी होता है इलेक्ट्रोस्टैट में, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। और कंडक्टर अगर हम लोग पढ़ेंगे तो इसका गॉस लॉ में तो यूज होगा ही, साथ में कैपेसिटर में आपको बहुत हेल्प हो जाएगा। कंडक्टर का सही आप प्रॉपर्टी जानते रहेंगे तो सबसे पहले आप लोग बताएं कि आप लोग कंडक्टर का मतलब क्या समझते हैं। मतलब आप जैसे ही कंडक्टर बोलते हैं तो आपके माइंड में क्या आता है सबसे पहले? अगर कोई बोलेगा कि व्हाट द मीनिंग ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर का क्या डिफिनेशन है, तो क्या बोलिएगा? इलेक्ट्रिसिटी, ओके, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी ट्रेवल करता है। फॉर एग्जांपल, ओके, मतलब कहने का सेंस है कि वैसा मटेरियल जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर सकता हो, नहीं चार्ज पार्टिकल फ्रीली मूव कर सकता हो, उसको हम लोग कंडक्टर बोलेंगे। तो देखिए, इसी डेफिनेशन को मैं थोड़ा सा जनरलाइज कर देता हूं, तो लिख लीजिएगा सर। ए मटेरियल कंटेनिंग मोबाइल चार्ज, ए मटेरियल कंटेनिंग मोबाइल चार्ज इज कॉल्ड कंडक्टर। वैसा कोई भी मटेरियल जिसमें मोबाइल चार्ज हो, चार्ज मूव कर सकता हो, उसको हम लोग कंडक्टर बोलेंगे आज के बाद। एग्जाम्पल के तौर पे पहला एग्जाम्पल ऐसा लगता है जो हम लोग के माइंड में नहीं आया। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इनऑर्गेनिक सॉल्ट। मान लेते हैं कि ये मेरे पास वाटर है और इसमें अगर NaCl डाल दें तो Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस, तो ये जो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl है वो कंडक्टर का काम करेगा या नहीं करेगा? करेगा। इसका मतलब है कि प्योर, आगे चल के पढ़ेंगे, प्योर वाटर इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। प्योर वाटर इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि उसमें चार्ज बहुत H प्लस और H माइनस 10⁻⁻7 का ऑर्डर का रहता है। लेकिन सॉल्ट का एक्वस सॉल्यूशन, तो उसमें तो अब यहाँ पे सॉल्ट का एक्वस सॉल्यूशन में जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन तो नहीं है स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो Na प्लस और Cl माइनस है ना, है ना। इसलिए एक माइंड में फ्री, मतलब जो माइंड में एक बैठा रहता है वो आप बिल्कुल करेक्ट हैं कि कंडक्टर ऐसा हो जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करता हो, लाइक आयरन, गोल्ड या कॉपर या सिल्वर इज वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। करेक्ट, सिल्वर इज वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इवन ग्रेफाइट। लेकिन हम लोग इसको शायद मिस कर जाते हैं, इसलिए डिफिनेशन बोलने के लिए मैं इलेक्ट्रॉन का नाम न लेके क्या नाम लिया? इलेक्ट्रॉन का नाम लिया या मोबाइल चार्ज? मोबाइल चार्ज। तो जैसे ही मोबाइल चार्ज बोले तो नहीं था कि मोबाइल चार्ज में इलेक्ट्रॉन भी आ गया और Na प्लस और Cl माइनस ये सब आ गया, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि Na प्लस Cl माइनस, तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट, इनऑर्गेनिक सॉल्ट या सॉल्ट व्हाटएवर, जिसमें चार्ज फ्रीली मूव कर सकता हो, ये भी दिस सॉल्यूशन इज आल्सो ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दैट्स वाई क्या इसको भी हम लोग कंडक्टर बोल सकते हैं। पहला एग्जांपल हो गया। सेकेंड में बोल सकते हैं दोज मेटल इन विच इलेक्ट्रॉन कैन फ्रीली मूव इज ऑल्सो नोन एज व्हाट? कंडक्टर। एक लाइन और लिख लीजिए, दोज मेटल इन विच इलेक्ट्रॉन कैन फ्रीली मूव इज ऑल्सो कॉल्ड कंडक्टर। एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हैं कॉपर, सिल्वर, आयरन, एल्युमिनियम एटसेट्रा। या इसमें ग्रेफाइट मेटल नहीं है, नॉन मेटल। देखिए अब जनरली माइंड में रहता है क्योंकि नॉन मेटल है
तो शायद कंडक्टर नहीं होगा, करेक्ट। बट नॉन मेटल, तब मेरा कंडक्टर का डिफरेंशियल के लिए कहीं नहीं था कि मेटल इज कॉल्ड कंडक्टर, मैंने ये बात नहीं लिखा, इससे बचा, क्योंकि नॉन मेटल में भी तो कंडक्टर होता है। फॉर एग्जांपल ग्रेफाइट, हाँ या ना। इसका दो बार मतलब मेरे फ्रेंड मेरे साथ इसका मजाक कर चुके हैं। एक बार तो एल्युमिनियम फॉयल को लेकर मजाक कर चुके हैं। एल्युमिनियम फॉयल जो रहता है तो उसमें वो लपेट कर बोले कि इसमें डाल दो तो थोड़ा सा, ये जो रहता है स्विच बोर्ड, तो मुझे नहीं पता था, बाद में पता चला कि सिल्वर इज़ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सेकेंड टाइम मजाक कर दिए पेंसिल, HB पेंसिल को लेकर। पेंसिल में ग्रेफाइट रहता है, पता ही होगा, पता है ना। अब उसको अगर वहाँ पे अटैच कर देंगे तो ग्रेफाइट के थ्रू भी इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा। तो एक्चुअली ग्रेफाइट में बेंजीन का रिंग रहता है। तो कोई पूछा ग्रेफाइट कंडक्टर क्यों है, तो बोला ग्रेफाइट में जो बेंजीन का लेयर रहता है उसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन रहता है, दैट दिस पाई इलेक्ट्रॉन कैन मूव फ्रॉम डीलोकलाइज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो इस तरीके से वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाता है। तो उसमें किसके कारण वो कंडक्टर है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन के कारण या पाई इलेक्ट्रॉन के कारण? पाई इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब नॉन मेटल भी कंडक्टर हो सकता है, नहीं? ऑब्वियसली हो सकता है। ग्रेफाइट। अब चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप लोग करंट का डिफिनेशन बताइए। मैं भी, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अभी करंट इलेक्ट्रिसिटी शुरू कर रहा हूं, बट करंट का क्या डिफिनेशन है? चार्ज जो भी आप अभी तक करंट का डिफिनेशन जानते हैं प्लीज बोल दीजिए एक बार। फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। तो देखिए स्टूडेंट, मैं एक कॉपर का रॉड लिया हूं, और ये जो प्लस दिखा रहे हैं इट इंडिकेट न्यूक्लियस, ओके। और मेटल में जो मेटल इज वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो मेटल इज वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू कोर इलेक्ट्रॉन या ड्यू टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन से है। फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब किससे है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ओके। तो मान लेते हैं कि दीज आर द फ्री इलेक्ट्रॉन। तो देखिए स्टूडेंट, एक न्यूट्रल कॉपर है, और यहाँ भी तो आपसे कोई पूछा है कि अगर कॉपर का एक टुकड़ा लिए हैं, मतलब कॉपर का एक रॉड मैंने उठाया, तो कॉपर का रॉड उठाया तो उसमें तो मुझे शॉक नहीं लग रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का कुछ फील नहीं हो रहा है। तो कोई आपसे पूछा है कि न्यूट्रल कॉपर का जो टुकड़ा आप लिए हैं उसके अंदर इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है? ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन का न्यूट्रल में भी, जैसे सपोज कीजिए कि आपके घर में जो कॉपर का कोई बर्तन है उसको आप हाथ में लिए हुए हैं, तो उसके अंदर जो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, तो आपने जो डिफरेंशियल बोला कि सर चार्ज
पर यूनिट टाइम, तो यहाँ तो चार्ज मूव कर रहा है, तो क्या हम लोग यहाँ पे बोलेंगे कि अंदर में करंट का फ्लो हो रहा है? क्यों नहीं बोलेंगे? आपका डेफिनेशन तो यही बोल रहा है। देखिए स्टूडेंट, तो एक्चुअल में करंट का डेफिनेशन था नेट चार्ज थ्रू ए गिवन क्रॉस सेक्शन पर यूनिट टाइम। क्या था स्टूडेंट? नेट चार्ज थ्रू ए गिवन क्रॉस सेक्शन पर यूनिट टाइम। ओके, तो एक्चुअल में करंट का डिफिनेशन ये नहीं था कि चार्ज पर यूनिट टाइम, नेट चार्ज थ्रू, मान लेते मैंने इस क्रॉस सेक्शन पे एकदम इस क्रॉस, एक आर्बिट्ररी मैंने क्रॉस सेक्शन आपके सामने दिखा दिया, दिस इज द क्रॉस सेक्शन, और इस पर मैं नज़र गड़ा कर देख रहा हूँ। तो जब देख रहे हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, जब तक कोई इलेक्ट्रॉन को आप एक डायरेक्शन नहीं दिए हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ इलेक्ट्रॉन का एक पार्टिकुलर डायरेक्शन कब देंगे? तो मेरा आंसर रहेगा कि इलेक्ट्रॉन का पार्टिकुलर, किसी भी फ्री चार्ज पार्टिकल को पार्टिकुलर डायरेक्शन देने के लिए उसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करना पड़ेगा। क्या क्रिएट करना पड़ेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा। और जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेंगे तब उस पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस उसका मूवमेंट होना शुरू होगा। बट जहां पे न्यूट्रल है, जहां पे सिस्टम का पोटेंशियल कांस्टेंट है, जीरो नहीं बोलूंगा, पोटेंशियल कांस्टेंट है ईच एंड एवरी पॉइंट पे, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन अंदर में जो भी कॉपर का लिए है न्यूट्रल बॉडी का, तो इलेक्ट्रॉन का अंदर में मूवमेंट हो रहा है, बट वो मूवमेंट रैंडम है। क्या है? रैंडम है। तो जब रैंडम मूवमेंट है तो एक्चुअल में इस क्रॉस सेक्शन से जितना इलेक्ट्रॉन इस तरफ क्रॉस करेगा उतना ही इलेक्ट्रॉन इस तरफ क्रॉस कर जाता है। ओके, तो इस तरीके से ऐसा होता है। तो इस तरीके से नेट चार्ज थ्रू दिस क्रॉस सेक्शन क्या हो जाता है? जीरो। इसका मतलब है कि आज के बाद कोई पूछेगा कि कोई मेटल है और उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो अंदर में फ्री इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा, तो आपको आंसर देना है यस, हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब फ्री मूवमेंट इलेक्ट्रॉन का हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन तो चार्ज पार्टिकल है, तो चार्ज पार्टिकल है तो करंट का फ्लो होगा। तब आंसर क्या, काउंटर क्या करना है कि मूवमेंट तो हो रहा है, बट वो मूवमेंट कोई एक डायरेक्शन में नहीं हो रहा है, वो रैंडम मूवमेंट है। क्या है? रैंडम मूवमेंट। तो जब हम लोग किसी क्रॉस सेक्शन पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो उस क्रॉस सेक्शन के थ्रू नेट चार्ज का फ्लो, मतलब जितना इलेक्ट्रॉन इस तरफ क्रॉस करेगा एट द सेम टाइम उतना ही इलेक्ट्रॉन इस तरफ क्रॉस कर जाएगा। तो नेट चार्ज क्रॉसिंग थ्रू दिस क्रॉस सेक्शन इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन मस्ट बिकम्स टू इक्वल टू व्हाट? जीरो। दैट्स वाई इस सिचुएशन के लिए, इस डायग्राम के लिए इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो, चार्ज पार्टिकल का मूवमेंट हो रहा है, बट नेट चार्ज का फ्लो क्या हो रहा है? जीरो। दैट्स वाई अंदर में करंट का फ्लो क्या बोलिएगा स्टूडेंट? जीरो बोलेंगे। करेक्ट? अब समझ में आ गया? ओके। अब हेडिंग बनाइए, इंडक्शन ऑफ कंडक्टर इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंडक्शन ऑफ चार्ज ऑन कंडक्टर। बाद में कंडक्टर जितना भी पढ़ाऊंगा सबका, जितना भी मैं कॉन्सेप्ट डेवलप करूंगा लास्ट क्लास में 5-6 लाइन में पूरा कंक्लूड करूंगा। तो इंडक्शन ऑफ कंडक्टर, इंडक्शन ऑफ चार्ज ऑन कंडक्टर, इंडक्शन ऑफ चार्ज ऑन कंडक्टर इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड।
देखिए, ये मैं एक मान लीजिए कॉपर का एक इस टाइप का रॉड लिया, और ये एक स्टैंड है नॉन कंडक्टर का, नॉन मेटल नहीं बोल रहा हूँ, नॉन कंडक्टर का। ओके स्टूडेंट, और यहाँ पे मैं एक्सटर्नल बाहर में एक मैं पॉइंट चार्ज क्यू रखा हूँ। क्या रखे हैं? पॉइंट चार्ज क्यू रखे हैं। यस, और तब इस पॉइंट चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से इस कंडक्टर, इस कॉपर पे क्या इम्पैक्ट आएगा, क्या इफेक्ट आएगा, उसको हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। तो देखिए, इस कंडक्टर में स्टूडेंट बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन है या ना? और कोई भी, यहां देखिएगा स्टूडेंट, कोई भी न्यूट्रल मेटल के अंदर में कोई कितना भी अमाउंट ऑफ वॉल्यूम आप लेंगे, तो ए वॉल्यूम के अंदर नेट चार्ज जीरो होता है। क्या होता है स्टूडेंट? अगर ये मेरा न्यूट्रल मेटल है, ओवरऑल ये पूरा मेटल न्यूट्रल है, तो इसके अंदर कोई भी एक पार्टिकुलर वॉल्यूम, चाहे वो डीवी हो या वी हो, कोई एक वॉल्यूम अगर आप इमेजिन करते हैं, तो उसके अंदर नेट चार्ज मस्ट बी इक्वल टू व्हाट? जीरो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, इसके अंदर तो फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा। आई एग्री, इसके अंदर भी फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा और बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा, बट जितना फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो वो सारा फ्री इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा उतना ही इसके अंदर न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी रहेगा। ओके स्टूडेंट, और ओवरऑल तो नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर यहाँ जो फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा वो तो इससे, इस वॉल्यूम से बाहर भी तो जा सकता है। मेरा आंसर रहेगा इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट रैंडम हो रहा है, जितना बाहर जाएगा उतना अंदर भी आता रहेगा। ओके, इस तरीके से न्यूट्रल मेटल के अंदर कोई भी आप फाइनाइट या इनफाइनाइटेसिमल वॉल्यूम इमेजिन करते हैं, तो उस वॉल्यूम के अंदर नेट चार्ज मस्ट बी इक्वल टू व्हाट? जीरो। ये भी एक पॉइंट है। तो ये तो समझ में आ गया कि इसके अंदर नेट चार्ज इनिशियली क्या है? जीरो है। और यहां पे मैं भी ऑल दीज आर फ्री इलेक्ट्रॉन, और कहीं कहीं पे, अब यहां पे ये चीज मैं नहीं दिख रहा हूं, न्यूक्लियस को नहीं दिखा रहे हैं। ऑब्वियस है कि न्यूक्लियस तो रहेगा ना, यहां पे हर जगह पे सिर्फ इलेक्ट्रॉन रहेगा या न्यूक्लियस भी रहेगा? ये कॉपर का रॉड लिए हैं तो न्यूक्लियस भी रहेगा, लेकिन सपोज कीजिए कि मैंने पॉइंट चार्ज जो लिया वो मेरा पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, तो जैसे ही इस मेटल के नेबरहुड में इस पॉजिटिव पॉइंट चार्ज को लाए हैं, तो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज से तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्वियसली डाइवर्स करेगा, हाँ या ना? चलिए, तो ये जस्ट मैं देखिए, जितना भी आज मैं ये जो हाफ एन आवर तक या 45 मिनट्स तक ये चीज़ समझाते रहूँगा, तो स्टूडेंट ये जो पूरा प्रोसेस जो मैं 45 मिनट में आपको समझाऊंगा, वो प्रोसेस नैनो सेकेंड में होता है। कितना सेकेंड में? नैनो सेकेंड में होता है। मतलब पॉइंट चार्ज का रखना और कंडक्टर पे इंडक्शन ऑफ चार्ज, जो भी कंडक्टर अपना बिहेवियर चेंज करेगा उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉइंट चार्ज, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आने के वजह से
इसका मतलब है कि बिफोर पुटिंग द पॉइंट चार्ज कैपिटल क्यू, कंडक्टर में कोई अपना जो था न्यूट्रल था। जैसे ही पॉइंट चार्ज क्यू आपने नेबरहुड में रखा तो उसके वजह से कंडक्टर के बिहेवियर में या कंडक्टर के अंदर जो भी प्रोसेस होगा वो सारा प्रोसेस होने में नैनो सेकंड का वक्त लगता है। और जिसको आगे चलकर हम लोग अभी बोलने वाला है इंडक्शन ऑफ चार्ज ऑन कंडक्टर इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इन विच फील्ड? इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बताइए, आपको एक फार्मूला पढ़ाया है ना, F इक्वल टू क्यू इंटू ई, हाँ है ना। और अगर चार्ज निगेटिव है तो निगेटिव चार्ज में फोर्स किधर लगता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के निगेटिव चार्ज पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में या इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट अपोजिट? इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट अपोजिट फोर्स लगता है। तो बोलिए, इन सारे इलेक्ट्रॉन पे, जितना भी इलेक्ट्रॉन है उन सारे इलेक्ट्रॉन पे इनिशियली फोर्स किधर लगेगा स्टूडेंट? इस इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के डायरेक्शन में या जस्ट इसका अपोजिट? अपोजिट में लगेगा। तो जब इस पे अपोजिट में फोर्स लगेगा तो आपको नहीं था कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इस लाइन के अलॉन्ग इधर होना शुरू हो जाएगा, हाँ या ना। ये सारा जो भी इलेक्ट्रॉन है वो किधर पोलराइज होना शुरू हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में या इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में? फर्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में अगर पोलराइज होगा तो आपको लगता है कि यहाँ पे जो न्यूट्रल था, जितना इलेक्ट्रॉन था उतना ही न्यूक्लियस था, प्रोटॉन था, वो अब क्या बैलेंस रहेगा या अनबैलेंस होना शुरू हो जाएगा? अनबैलेंस। तो बताइए, इस कॉपर रॉड में किस तरफ निगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा और किस तरफ निगेटिव चार्ज कम होना शुरू हो जाएगा? तो इस तरफ इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है, यस, इस तरफ इलेक्ट्रॉन कम रहेगा और इस तरफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा, हाँ या ना। इसका मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव करना शुरू करेगा, 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 करेक्ट। ये डायग्राम देख लीजिएगा। तो ये बोलते हैं आफ्टर सम टाइम, वो कितना टाइम? 1 आवर, नैनो सेकेंड। आफ्टर सम टाइम more or less situation is just like this. तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, इसका मतलब है कि आफ्टर सम टाइम इस जो न्यूट्रल कॉपर का रॉड था, उस न्यूट्रल कॉपर के रॉड में जितना हर जगह पे जितना पॉजिटिव चार्ज था उतना ही नेगेटिव चार्ज था, और हर पॉइंट पे जो चार्ज 0 था, अब इसमें चार्ज का सेपरेशन हो गया है और वो चार्ज सरफेस पे अपीयर हुआ है। कहां पे अपीयर हुआ है? सरफेस पे। बट अगर इस एक चार्ज है क्यू आई, और आई क्यू आई का मतलब इंड्यूस्ड पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि टॉपिक का नाम ही दिए हैं इंडक्शन ऑफ चार्ज ऑन कंडक्टर। तो इंडक्शन ऑफ चार्ज ऑन कंडक्टर का मतलब होता है कंडक्टर में इनिशियली चार्ज नहीं था, बट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड उसका वजह बना, और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण अगर चार्ज का सेपरेशन होता है, चार्ज सरफेस पे अपीयर होता है,
तो उसको हम लोग बोलते हैं इंडक्शन ऑफ चार्ज ऑन कंडक्टर। तो QI का मतलब क्या? QI का मतलब इंड्यूस्ड पॉजिटिव चार्ज। तो बोलिए इनिशियली क्या आपने इस कैपिटल Q चार्ज को क्या इसके साथ टच किए हैं? टच में नहीं रखे थे, टच में नहीं रखे, उसको अलग ही रखे हुए हैं। तो टच में नहीं रखे हैं और चार्ज कैपिटल Q को अलग रखे हुए हैं, तो ऑब्वियसली अगर सिस्टम इनिशियली न्यूट्रल था तो अभी भी तो पूरा सिस्टम न्यूट्रल रहेगा, हाँ या ना? इसका मतलब है कि सरफेस पे जितना पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा उतना ही सरफेस पे कितना क्या डेवलप होगा? निगेटिव चार्ज। और अभी भी सिस्टम ओवर, क्योंकि ये सिस्टम मेरा आइसोलेटेड सिस्टम था, इसलिए इसको मैंने नॉन कंडक्टर का स्टैंड पे रखा था और किसी भी चार्ज बॉडी के टच में नहीं रखे थे। बस चार्ज पॉइंट चार्ज को मैंने नेबरहुड में रखा था, टच नहीं करवाया था, नेबरहुड में रखा था। और बस उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट देख रहा था कि उसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो रहेगा नेबरहुड में जो चार्ज रहेगा उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। इस पर आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा। ओके स्टूडेंट, अच्छी बात में इस पर आपको गॉस लॉ में ऑब्जेक्टिव मिलेगा, उस देखिएगा। तो अब बताइए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या जब चार्ज का इंडक्शन, चार्ज जब सरफेस पे अपीयर होगा तो क्या ऑलवेज चार्ज अपीयर होते रहेगा, या एक टाइम आने के बाद चार्ज का फ्लो जो फ्री इलेक्ट्रॉन था वो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या मूव करते रहेगा, या वो फ्री इलेक्ट्रॉन आफ्टर सम टाइम, वो सम टाइम है नैनो सेकेंड, वो फ्रीज कर जाएगा, जो जहां पे है वहां पे ही रुक जाता है, जो जहां पे है वहां पे ही क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की सर ये कैसे पॉसिबल है? रुक जाएगा इसका मतलब उस पर नेट फोर्स जीरो हो गया, हाँ ना? उस पर नेट फोर्स क्या हो गया? कोई एकदम बिल्कुल उसको रेस्ट में कर दिए, इसका मतलब उसमें नेट फोर्स क्या हो गया? जीरो हो गया। तो एक्चुअल में स्टूडेंट इसको समझाने के लिए अंदर में मैं एक फ्री इलेक्ट्रॉन ले रहा हूं, और देखिए जैसे जैसे यहां पे चार्ज का इंडक्शन होगा, निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सर निगेटिव चार्ज यहाँ पे क्यों आया? तो उसका मैं मैकेनिज्म दिखाया कि देखिए जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इस कैपिटल Q का था, उसके वजह से अंदर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन था वो एक्चुअली पोलराइज होकर इस तरफ आना शुरू किया था, हाँ है ना? तो इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे निगेटिव चार्ज ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी हो गया। तो इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी होने की वजह से यहाँ पे क्या रहेगा? पॉजिटिव चार्ज रहेगा, करेक्ट। बट अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो जो यहाँ पे सरफेस पे निगेटिव चार्ज और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा, तो ये अब जो चार्ज जो अपीयर हुआ वो भी तो अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, है ना? और इस निगेटिव चार्ज पार्टिकल के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर क्रिएट होता है? निगेटिव चार्ज पार्टिकल क्रिएटेड इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज पार्टिकल या टुवर्ड द चार्ज पार्टिकल। तो अगर आपसे मैं पूछूंगा इस निगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा? टुवर्ड्स द राइट रहेगा या टुवर्ड्स द लेफ्ट रहेगा? इसके कारण टुवर्ड्स द, मोटा मोटी अप्रोक्सीमेटली टुवर्ड्स लेफ्ट, और इसका वजह से किधर रहेगा? टुवर्ड्स नॉट राइट। यहां पे मैं पूछ रहा हूं इस पॉइंट पे इस इलेक्ट्रॉन के लिए टुवर्ड्स लेफ्ट, टुवर्ड्स लेफ्ट। बट कैपिटल Q के कारण किधर रहेगा? और कैपिटल Q मेरा था पॉजिटिव चार्ज, टुवर्ड्स राइट। इसका मतलब है कि जो इंड्यूस्ड चार्ज है वो एक्सटर्नल चार्ज को सपोर्ट कर रहा है या अपोज कर रहा है? इंड्यूस्ड चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्सटर्नल चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या सेम डायरेक्शन में जा रहा है या जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में? तो एक्सपेरिमेंटली इट इज ऑब्जर्व दैट आफ्टर सम टाइम इंडक्शन ऑफ चार्ज ऑन कंडक्टर वैनिसेज, मतलब विल फिनिश्ड, मतलब जो चार्ज का इंडक्शन होना है वो खत्म हो जाता है, मतलब इंडक्शन ऑफ चार्ज इज ऑलरेडी कंप्लीटेड। और आफ्टर द इंडक्शन ऑफ चार्ज all free electron freezes, means there is no movement of free electron inside the conductor, means there is no movement of free electron inside the conductor, comma it happens only when net force, देखिए when
when conduction of charge on conductor in the presence of electric field completed, then all, मैं यहां पे लिखवा भी रहा हूं सर को, then all free electron freezes, फ्रीजेस का मतलब जहां पे है वहां पे ही रुक जाता है. इट मीन्स देर इज नो मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन. इट मीन्स देर इज नो मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंडक्टर, कॉमा. It happens only when net force on free electron must be equal to 0. देखिए, तो मैंने यहाँ पे बोला कि एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया है कि जब किसी भी कंडक्टर को, न्यूट्रल कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर रखते हैं तो उस कंडक्टर पे एक इंडक्शन ऑफ चार्ज होता है और इंडक्शन ऑफ चार्ज का प्रोसेस नैनो सेकंड में खत्म होता है. और जब इंडक्शन ऑफ चार्ज का प्रोसेस कंप्लीट होता है तो जितना भी फ्री इलेक्ट्रॉन है, जो भी चार्ज का सेपरेशन होना है वो हो गया. बट आफ्टर दैट जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन जहाँ भी है वहां पे ही रुक जाता है. क्या होता है? जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन जहां पे है वहां पे ही रुक गया. ओके, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डील करने जा रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. और जो फ्री इलेक्ट्रॉन जहां पे वहां पे रुक गया, इसका मतलब नेट चार्ज ऑन फ्री इलेक्ट्रॉन क्या हो गया स्टूडेंट? 0. अब बताइए कि यहां पे इस फ्री इलेक्ट्रॉन पे कौन कौन सा फील्ड फोर्स लगाता. तो आपको नहीं लगता है कि इस इलेक्ट्रॉन पे एक तो एक्सटर्नल फील्ड है ना, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, करेक्ट, और आप दूसरा तो एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है ना. जब चार्ज डेवलप हो गया तो ये जो चार्ज है वो चार्ज अगर डेवलप हुआ है सरफेस पे तो वो भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा. बट ये जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा उसको क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड या इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या बोलिएगा? ये पहले से था या चार्ज का इंडक्शन के वजह से हुआ? ये चार्ज के इंडक्शन के वजह से डेवलप हुआ. तो अब इस इलेक्ट्रॉन पे सिर्फ क्या यही लगा या इसका भी फील्ड फोर्स लगाएगा? दोनों का फील्ड. इसका मतलब है कि फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, और दोनों मिलाकर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 0 हो जाएगा. और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से जो फोर्स रहेगा, क्या यहां से आप लोग देखिएगा, उसके लिए क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट? देखिए तो, हाँ या ना, -E इंटू एक्सटर्नल फील्ड. अब इसका फोर्स का वैल्यू को क्या ऐसा लिख सकते हैं? हाँ या ना? और दोनों मिलकर क्या हो गया स्टूडेंट? 0. और यहां से इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट है ना, पूछिए मत. क्या दोनों को मिलाकर क्या ए लिख सकते हैं? -E को कॉमन ले लिए, हाँ या ना? और आपका यही तो था नेट इलेक्ट्रिक फील्ड. अब यहां पे आफ्टर व्हेन इंडक्शन ऑफ चार्ज ओवर, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सिर्फ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को काउंट में लेंगे या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों को काउंट में लेंगे? अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या लेंगे? दोनों को. तो बताइए, अगर इस पॉइंट को P बोलते हैं तो एट पॉइंट P नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया है स्टूडेंट?
0 हो गया है, हाँ या ना। चलिए, और यहां से बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, मतलब इस पॉइंट से कंडक्टर के लिए आपके लाइफ में एक रिवॉल्यूशन आ जाएगा। तो कंडक्टर को किसी भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो कंडक्टर अपना चार्ज का इंडक्शन इस तरीके से करता है, इतना कॉम्प्लिकेटेड वो मैकेनिज्म होता है, और वो इतना कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म नैनो सेकेंड में करता है। तो ये पी पॉइंट कहाँ पे है स्टूडेंट? इज इट कंपल्सरी? मैंने क्या बोला है, मैंने डेफिनेशन बोला है, ऑल व्हेन कंडक्शन प्रोसेस ओवर देन ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन, मैंने क्या बोला है, फ्रीजेज, हाँ है ना। तो इज इट कंपल्सरी कि फ्री इलेक्ट्रॉन यहां पे ही रहा होगा सिर्फ? इज इट कंपल्सरी? मतलब कंडक्शन प्रोसेस जब हो गया तब बीच रास्ते में कहीं भी तो फ्री इलेक्ट्रॉन रह सकता था। हो सकता है कि आपका क्वेश्चन, सर एक फ्री इलेक्ट्रॉन अगर यहां पे रहेगा तो क्या बोलिएगा? तब मैं बोलूंगा ठीक है, यहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा और इस पॉइंट का नाम P1 है, तो इस पे भी नेट फोर्स 0 रहेगा, हाँ या ना। और जब इस पे भी नेट फोर्स 0 रहेगा स्टूडेंट, तो यहां भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा बोली तो उस इक्वेशन से? बोलिए 0, क्या प्रॉब्लम है? मैंने कभी बोला कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन सिर्फ बीच में रहेगा, या मैंने बोला कि जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन बीच रास्ते में जहां भी है तो कहीं भी तो हो सकता है। अगर मैंने बोला कि देखिए एक फ्री इलेक्ट्रॉन यहां पे था स्टूडेंट, जब कंडक्शन प्रोसेस ओवर हुआ तो कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन तो यहां पे चला गया जिसके कारण निगेटिव और पॉजिटिव हो गया, तो यहां भी तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा, हाँ या ना। आप में से कुछ बोलेगा नहीं सर एक फ्री इलेक्ट्रॉन तो यहां पे था, तब मैं बोलूंगा ठीक है स्टूडेंट, यहां भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहेगा। कोई बोलेंगे नहीं सर एक यहां भी था फ्री इलेक्ट्रॉन, आंसर यहां भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहेगा। तब सर यहां भी तो रहा होगा, आंसर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां भी 0 है। व्हाट इज द कंक्लूजन? वेरी गुड, यही तो बोलना चाह रहे थे। इसका मतलब है कि वो पॉइंट P कहीं भी तो हो सकता है, हाँ ना। ये पॉइंट P कंडक्टर के अंदर में कोई भी पॉइंट हो सकता है, करेक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि व्हेन कंडक्शन प्रोसेस कंप्लीटेड, तब मैंने कितना, देखिए अब उसी बात को है ना, जैसे लोग बोलते हैं कि ओके नीट के एग्जाम में एनसीईआरटी से क्वेश्चन डायरेक्ट आता है बायोलॉजी का, बिटवीन द लाइंस आता है, तो लाइन तो वही है ना, लाइन को समझना है। तो मैंने एक लाइन लिखवाया कि व्हेन कंडक्शन प्रोसेस ओवर देन ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन फ्रीजेज। इट मीन्स कि जितना भी फ्री इलेक्ट्रॉन जहां भी है वो फ्रीज कर जाएगा और सारे फ्री इलेक्ट्रॉन पे नेट फोर्स क्या होगा? 0 रहेगा, हाँ ना। तो वो इसका मतलब वो फ्री इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो सकता था। इसका मतलब कंक्लूजन इज दैट कि हर पॉइंट, कंडक्टर के हर पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसका मतलब कि नैनो सेकेंड में इंडक्शन ऑफ चार्ज का, मैं यहां पे नहीं बोल रहा हूं कि इंडक्शन ऑफ चार्ज यहां पे इन्फॉर्म हुआ है, बट वो चार्ज का इंडक्शन कंडक्टर पे इस कॉम्प्लिकेटेड वे में होगा, इस कॉम्प्लिकेटेड तरीके से, इस कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म से इंडक्शन ऑफ चार्ज होगा कि कंडक्टर के अंदर ईच एंड एवरी पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में तो एक्सटर्नल प्लस इंड्यूस्ड दोनों को मिलाकर हर कंडक्टर के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करते रहेगा? 0 करते रहेगा। लेकिन क्या T इक्वल 0 पे ऐसा हुआ था? जैसे ही पॉइंट चार्ज क्यू रखे थे उस टाइम पे ऐसा नहीं हुआ था, बट नैनो सेकेंड के बाद जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किए आपने, इसके कारण एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया, तो T इक्वल 0 पे ऐसा नहीं हुआ, बट आफ्टर नैनो सेकेंड, आफ्टर सम टाइम, जब प्रोसेस ओवर हो गया तो उस टाइम के बाद कंडक्टर के अंदर ईच एंड एवरी पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया स्टूडेंट? 0 हो गया, हाँ है ना। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कौन कौन मिलकर 0 किया? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब अगर एक लाइन का कंक्लूजन देना हो तो क्या हम लोग लिख सकते हैं? लिख लीजिए तो, व्हेन इंडक्शन प्रोसेस ओवर then net electric field
then net electric field must be equal to 0 at each and every point on conductor. At each and every point inside the conductor. Okay. इनसाइड लिख लीजिएगा। अब देखिए, तो आपको नहीं लगता है कि चार्ज का जो यहाँ पे इंडक्शन हुआ, देखिए कितना कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म है स्टूडेंट। आपको नहीं लगता कि सर ये तो चार्ज का बहुत कॉम्प्लिकेटेड डिस्ट्रीब्यूशन, इंडक्शन ऑफ चार्ज का बहुत कॉम्प्लिकेटेड डिस्ट्रीब्यूशन हुआ होगा, और इस तरीके से अपने चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किया कि उसके कंडक्टर के अंदर जितना भी फाइनाइट नंबर पॉइंट है सब पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो करते चला गया, हाँ है ना। ये आसान डिस्ट्रीब्यूशन लगता है। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होना, चार्ज को इस तरीके से ऊपर में सजा देना कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों मिलकर कंडक्टर के इनफाइनाइट नंबर ऑफ इनसाइड के पॉइंट पे जीरो कर रहा है, करेक्ट। तो अगर ध्यान से कभी अगर एकांत में अगर ये बात सोचिएगा तो ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म है। मतलब एक कंडक्टर का एक बहुत ही अल्टीमेट प्रॉपर्टी है कि इस तरीके से अपना चार्ज का इंडक्शन करता है सरफेस पे कि अंदर और बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड मिलकर हर पॉइंट को क्या करते रहता है, कैंसिल करते हुए चला जाता है। तो उससे फ़ायदा डैम्स और जितना जो मैं बात बोल रहा हूँ, इतना जो कहानी बना रहे हैं उस पर ऐसे प्रॉब्लम दिए हुए हैं, इसलिए मैं कोई नया बात नहीं बोल रहा हूँ। तो मान लेते हैं कल के डेट में मैं एक पॉइंट P1 रखता और बोलता कि बताइए इस पॉइंट P1 में जिसका कैपिटल Q से डिस्टेंस है D1, इस पॉइंट P1 पे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड बताइए। क्या बताइए? डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। और आज का क्लास अगर नहीं लगते तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण लगता है कि आप यहाँ पे इसके कारण आप इस पर निकाल पाते? मेरे बस से तो बाहर की बात है अगर ये प्रॉपर्टी नहीं जानते तो। यहाँ से इस सरफेस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है वो पता ही नहीं है। ये चार्ज क्या है ये पता है आपको? ये चार्ज कितना है? अभी तक तो आपको पढ़ाया ही नहीं कि चार्ज कितना है, बस बोला कि माइनस इंड्यूस चार्ज थोड़ा हुआ है, यहाँ पे जितना निगेटिव चार्ज इंड्यूस चार्ज हुआ है उतना ही पॉजिटिव हुआ है, हाँ है ना। बट कितना अमाउंट ऑफ चार्ज है तो पता नहीं है। दूसरी बात है कि इसके कारण यहाँ पे डी क्यू लेकर इंटीग्रेट कीजिएगा तो लगता है यहाँ पे इंटीग्रेशन हो पाएगा? डिस्टेंस चेंज होते रहेगा ना, करेक्ट। और उधर से भी लीजिएगा तो लग रहा है कि हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। लेकिन बस एक लाइन के कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन मतलब 30 सेकंड 20 सेकंड बन जाएगा। ओके, यहाँ पे सर पूछ रहे हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, कोई बात नहीं। ई इंड्यूस्ड और प्लस ई एक्सटर्नल इक्वल टू जीरो कर देंगे। तो हम लोग को ई इंड्यूस्ड निकालने से मतलब है, कैसे निकालने से मतलब नहीं है, उसका वैल्यू और डायरेक्शन बताने से नेट मतलब है। तो ओके, ई इंड्यूस्ड इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई एक्सटर्नल माइनस ई एक्सटर्नल, हाँ या ना। और इस पॉइंट चार्ज के कारण क्या यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बता सकते हैं आप? इस पॉइंट चार्ज के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर रहेगा क्योंकि पॉजिटिव पॉइंट चार्ज लिए थे, हाँ ना। तो इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मैग्नीट्यूड रहेगा Q/4πε0 d1 का स्क्वायर। और इस डायरेक्शन को एक कोई डायरेक्शन दे दीजिए, यूनिट वेक्टर लाइक n, हाँ या ना। एक डायरेक्शन दे दिए, करेक्ट। या यहाँ पे आप कुछ भी बोल सकते हैं, मतलब आप इसका dq और एक यूनिट वेक्टर दे दीजिएगा। तो इसका डायरेक्शन इधर है तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या हो जाएगा स्टूडेंट? कैसे लिख सकते हैं? मैग्नीट्यूड तो उतना ही रहेगा ना, और डायरेक्शन माइनस n। तो जो काम आप पूरा लाइफ में नहीं कर सकते थे क्योंकि इंटीग्रेशन आपसे होता ही नहीं, वो काम 20 सेकेंड में हो गया जस्ट एक प्रॉपर्टी से। कौन सा प्रॉपर्टी? व्हेन प्रोसेस ऑफ कंडक्शन ओवर इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड of conductor, then net electric field at each and every point inside the conductor must be equal to what?
0। अब देखिए, इसका मतलब है कि इस पॉइंट पे आपने इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया, बट इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, बट एक्चुअली आपने निकाला क्या है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड या एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। उस तो किसका प्रॉपर्टी का यूज किया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, 0। अब कोई आपसे रैंडम में यहाँ पे कोई पूछ देगा कि यहाँ पे पॉइंट P2 यहाँ पे है, यहाँ से डिस्टेंस D2 है, यहाँ पे मुझे चाहिए एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, यह है डिस्टेंस D2, तो क्या नहीं निकल जाएगा, सॉरी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फिर से क्या कीजिएगा, E इंड्यूस्ड इक्वल टू व्हाट, माइनस E एक्सटर्नल, और इस डायरेक्शन को नाम देते हैं n डैश कैप। तो क्या हो जाएगा, क्या यहाँ लिख सकते हैं Q/4πε0 D2 स्क्वायर माइनस n डैश डैश, हाँ या ना। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए कितना बढ़िया सिचुएशन है, हर पॉइंट पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, हाँ या ना, मैग्नीट्यूड सेम है, बट डायरेक्शन क्या रहेगा, जस्ट अपोजिट रहे। तो कंडक्टर के अंदर कितना पॉइंट है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट। और सोचिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट पे इस कंडीशन को सेटिस्फाई करवाया है, चार्ज को अपने सरफेस पे ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू रहेगा उसको किसने काउंटर कर दिया, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ या ना। तो ये होता है इंडक्शन ऑफ चार्ज कंडक्टर के लिए। इसका मतलब कंडक्टर अगर आइसोलेटेड था, उस पर पहले से नेट चार्ज अगर नहीं है, उस पर पहले से नेट चार्ज 0 था, और अब ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर चार्ज उस पर डेवलप हुआ उसके सरफेस पे, तो इस तरीके से चार्ज, जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। अगर कंडक्टर पहले से आइसोलेटेड कंडक्टर, किसी का टच में नहीं था, पहले उस पर नेट चार्ज 0 है, और उसके नेबरहुड में आपने एक्सटर्नल वहाँ पे आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर दिया बाय पॉइंट चार्ज या चार्ज बॉडी, तो उसके सरफेस पे चार्ज का इंडक्शन, चार्ज इस तरीके से अपीयर होगा कि अब पहला पॉइंट तो कि अभी भी नेट चार्ज 0 रहेगा, और दूसरी बात कि जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा वो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर के हर पॉइंट पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को काउंटर करेगा। तो कहा क्या आपका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कांस्टेंट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड था या वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड था, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड था, हाँ या ना। अब क्या था, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड था। तो अब समझ में आ गया। अब यहां देखिए, मेटल का एक क्यूब है स्टूडेंट, ठीक है। इसी पर हम अपना एक ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं, कहीं ना कहीं आपको गॉस लॉ में मिल जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। ये मेटल का एक क्यूब है और एक पॉइंट चार्ज है। अब पॉइंट चार्ज मेटल के सेंटर से d डिस्टेंस पे है, और तब उनका क्वेश्चन है कि इस पॉइंट चार्ज जो एक्सटर्नल चार्ज था उसके वजह से ये मेटल पे जो चार्ज का इंडक्शन होगा, कहाँ कहाँ पे होगा उससे मतलब नहीं है, ये जो मेटल पे चार्ज का इंडक्शन होगा उस इंड्यूस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा और डायरेक्शन क्या होगा। तो मान लेते हैं कि ये कॉन्सेप्ट अगर नहीं जानते तो एक क्वेश्चन तो नहीं बनता, हाँ या ना। लेकिन अब एक क्वेश्चन तो आपका इसलिए सेकंड का काम है, 10 सेकंड भी काफ़ी है। अगर एक क्यू चार्ज पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है तो नहीं लगता कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड और इंड्यूस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों मिलकर यहाँ पे सेंटर पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 करेगा, करेक्ट। ये सॉलिड मेटल का क्यूब है, सॉलिड मेटल का क्यूब। तो अब बताइए एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर ही रहेगा ना स्टूडेंट, पॉइंट चार्ज के कारण
पॉइंट चार्ज के वजह से किसी पॉइंट पे फील्ड निकालते हैं तो इसको बोलते हैं फील्ड पॉइंट, ऐसो क्या बोलते हैं, सोर्स पॉइंट। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का यही तो फॉर्मूला आपको पढ़ाए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट फील्ड पॉइंट ड्यू टू सोर्स पॉइंट इक्वल टू क्या था, Q/4π0, याद है, RFS का Q, RFS। इसका मतलब है कि इसके वजह से फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना रहेगा, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है Q/4π0d², हाँ या ना। तो इंड्यूस चार्ज की वजह से क्या रहेगा, ये अगर एक्सटर्नल है तो यही तो इंड्यूस रहेगा, तो इंड्यूस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और एक्सटर्नल सेंटर पे डिफरेंट रहेगा, सेम रहेगा, सेम रहेगा मैग्नीट्यूड, बट डायरेक्शन जस्ट अपोजिट। तो क्या तो नहीं लगता है कि यहाँ पे ई इंड्यूस्ड का मैग्नीट्यूड भी वही रहेगा, कितना, Q/4π0d², हाँ या ना। तो इस प्रॉपर्टी को जानने के बाद एक क्वेश्चन टफ है, जानने के बाद 20 सेकंड का, और नहीं जानते हैं तो एक क्वेश्चन हवा ही नहीं लगता, क्योंकि आपको पूछा गया है एक्सटर्नल या इंड्यूस्ड। इंड्यूस्ड चार्ज निकाल कर तब इसको इंटीग्रेशन करके बनाना संभव है, मुझसे तो संभव नहीं है। अब सिमिलरली ऐसा अगर क्वेश्चन आ जाए स्टूडेंट कि देखिए यहाँ पे एक स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर कंडक्टर, ये सॉलिड स्फीयर कंडक्टर है और यहाँ पे Q चार्ज है और इसका सेंटर से डिस्टेंस d है, और तब पूछते हैं कि सेंटर पे ड्यू टू इंड्यूस चार्ज। तो नहीं लगता कि अगर यहाँ पे Q ग्रेटर देन 0 है तो इस तरफ हाफ ऑफ द सरफेस पे निगेटिव रहेगा और हाफ ऑफ द सरफेस पे पॉजिटिव रहेगा, हाँ या ना। और इसके वजह से आपसे पूछेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई इंड्यूस्ड, क्या पूछेंगे, ई इंड्यूस्ड। बट हम लोग क्या करेंगे, ई इंड्यूस्ड ना निकाल के ई एक्सटर्नल निकालेंगे। इस पॉइंट पे हम लोग, इस पॉइंट पे इस पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, करेक्ट। अब पॉइंट चार्ज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगा उसका जस्ट अपोजिट डायरेक्शन रहेगा इंड्यूस चार्ज का। लेकिन ये जो चार्ज का इंडक्शन है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ये इनफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है या हाईली नॉन इनफॉर्म रहा होगा, हाईली नॉन इनफॉर्म। ये इतना कॉम्प्लिकेटेड डिस्ट्रीब्यूशन रहा होगा क्योंकि इस डिस्ट्रीब्यूशन को इस स्फीयर के अंदर हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 करना है, हाँ या ना। और इंडक्शन ऑफ चार्ज कितना देर में, यस, नैनो सेकेंड में। दिस इज द क्वालिटी ऑफ कंडक्टर। एक और डायग्राम बनाइए, इसका मतलब है इंडक्शन प्रोसेस अगर ओवर हो गया स्टूडेंट, तो इंडक्शन प्रोसेस अगर ओवर हो गया तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में क्या रहेगा स्टूडेंट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, 0। इसका मतलब है कि ऐसा नहीं है फील्ड फ्री हो जाएगा, हाँ या ना। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0, इसका मतलब है कि अंदर में का हर ईच एंड एवरी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या रहेगा, कांस्टेंट। क्योंकि पोटेंशियल को कांस्टेंट तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, 0 रहेगा। क्योंकि पोटेंशियल को ही तो हम लोग को डिफ्रेंशिएट करना रहा था, हाँ ना। पोटेंशियल को डिफ्रेंशिएट करते चाहे एक्स के रेस्पेक्ट में, वाई के रेस्पेक्ट में, जेड के रेस्पेक्ट में, या आर के रेस्पेक्ट में, या थीटा के रेस्पेक्ट में, वाट एवर, हाँ ना। बट पोटेंशियल का ही तो पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करने से इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट मिलता है। अब पोटेंशियल का ही वैल्यू कांस्टेंट है, तो पोटेंशियल का वैल्यू कांस्टेंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0। इसका उल्टा भी बोल सकते हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 तो पोटेंशियल कांस्टेंट। बोलिए कैसे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0
तो दिमाग दौड़ाइए, डीवी का फॉर्मूला तो यही था ना, माइनस ई डॉट डी आर, हाँ है ना। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो कर दिए, तो डीवी क्या, जीरो, और पोटेंशियल का डिफरेंस जीरो, मतलब भी क्या, कांस्टेंट। इसका मतलब है कि इसका मतलब है कि इन इलेक्ट्रोस्टैट inside the conductor net electric field must be equal to zero। पहला पॉइंट क्या बोलेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी इक्वल टू जीरो। और सेकेंड पॉइंट क्या बोलेंगे कि इन इलेक्ट्रोस्टैट inside the conductor each and every point having the same potential because potential is what, कांस्टेंट, हाँ है ना। अब पोटेंशियल अगर ईच एंड एवरी पॉइंट पे कांस्टेंट है तो वो पॉइंट कौन सा है स्टूडेंट, वो पॉइंट ए भी तो हो सकता है, हाँ है ना। ए पॉइंट ए भी हो सकता है, ए पॉइंट ए भी हो सकता है, और ए पॉइंट ए भी तो हो सकता है, करेक्ट। इसका मतलब कंडक्टर बिकम्स व्हाट, इक्विपोटेंशियल, हाँ है ना। इक्विपोटेंशियल अभी सरफेस नहीं बोल रहे हैं, कंडक्टर का ईच एंड एवरी पॉइंट बिकम्स व्हाट, इक्विपोटेंशियल। तो कंडक्टर मैं लिखवा दूंगा इसको, बहुत बढ़िया लाइन में लिखवा दूंगा, कंडक्टर का ईच एंड एवरी पॉइंट बिकम्स इक्विपोटेंशियल। इसका मतलब इसका सरफेस भी तो बन गया इक्विपोटेंशियल सरफेस, हाँ है ना। और इक्विपोटेंशियल सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे इंटरसेक्ट करता है, परपेंडिकुलरली। तो दो लाइन यहां लिखने के लिए बनता है, लिखिए। पहला पॉइंट लिखिए, इन इलेक्ट्रोस्टैट वेयर चार्ज इन रेस्ट inside the conductor net electric field must be equal to zero। inside the conductor मतलब inside the conductor का मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ स्टूडेंट कि यहाँ पे मटेरियल नहीं है। inside the conductor का मतलब जहाँ पे कंडक्टर का मटेरियल है उसके लिए मैं मीन कर रहा हूँ। क्या मीन कर रहे हैं, हॉलो कंडक्टर के लिए नहीं। inside the conductor का मतलब जहाँ पे उसका मटेरियल है, ओके। मैं कंडक्टर के अंदर कैविटी में का बात नहीं कर रहा हूं अभी। इनसाइड द कंडक्टर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। इट मीन्स इनसाइड द कंडक्टर इज फील्ड फ्री। इट मीन्स इनसाइड द कंडक्टर इज फील्ड फ्री, विच इंप्लाई दैट on each and every point potential having the same value। ब्रैकेट लिख दीजिएगा। इट मीन्स इक्विपोटेंशियल which also imply that surface of conductor becomes equipotential surface, which also imply that surface of conductor becomes equipotential surface। तो आज के बाद इलेक्ट्रोस्टैट में कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा स्टूडेंट, जीरो। और कंडक्टर के ईच एंड एवरी पॉइंट पोटेंशियल क्या रहेगा, कांस्टेंट।
और कंडक्टर का सरफेस क्या रहेगा, इक्विपोटेंशियल, और इक्विपोटेंशियल सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कट करेगा, अब देखिए मैं पहले ही मीन कर लिया कि देखिए ये मेरा कंडक्टर है, मैंने पहले सपोज किया, और यहाँ पे कंडक्टर के दो सरफेस में मैं हाइपोथेटिकली सपोज किया कि यहाँ पे चार्ज है, यहाँ पे क्यू चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। तो मैं आपको बोला कि इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, मैंने ये नहीं बोला कि आउटसाइड द कंडक्टर या सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, मैंने क्या बोला, इनसाइड द कंडक्टर इट इज फील्ड फ्री। ओके, तो देखिए तो, लेकिन सरफेस पे जो चार्ज है उसके यहां से अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जाएगा, बट बाहर में तो जा सकता है, हाँ या ना, ड्यू टू दिस चार्ज, करेक्ट। लेकिन जो भी यहां से पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या कहता है, कन्वर्ज या डाइवर्ज, तो जो भी यहां से अंदर की तरफ नहीं जाने देंगे क्योंकि अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं। ओके स्टूडेंट, बट बाहर में जो आएगा वो क्या कुछ भी एंगल बना के जाएगा या सरफेस के ईच एंड एवरी पॉइंट पे परपेंडिकुलर बन के जाएगा, परपेंडिकुलर बनेगा। ओके, और जो आएगा भी क्योंकि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कन्वर्ज करता है, हाँ या ना। तो मेरा आपसे यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव ये है कि पॉइंट बी नोटेड, ये बढ़िया ऑब्जेक्टिव है कि किसी, यहाँ देखिएगा, किसी कंडक्टर में, ये मैंने पहले बोल दिया कंडक्टर, किसी कंडक्टर के उस कंडक्टर बॉडी के दो पार्ट में मैंने चार्ज का सेपरेशन किया बाय एनी मैकेनिज्म, किसी भी तरीके से मैंने एक तरफ निगेटिव एक तरफ पॉजिटिव, तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स डाइवर्ज करेगा, बट अंदर की तरफ नहीं जा पाएगा क्योंकि अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या वैल्यू क्या रहेगा, जीरो। और निगेटिव चार्ज पार्टिकल से बाहर से तो आगे कन्वर्ज कर सकता है, हाँ या ना, करेक्ट। निगेटिव चार्ज पार्टिकल या निगेटिव चार्ज बॉडी पे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या करता है, कन्वर्ज करता है। अब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स डाइवर्ज करता है, बट यहाँ जो डाइवर्ज करेगा वो डाइवर्ज करके अंदर की तरफ नहीं जाएगा, यहाँ जो कन्वर्ज करेगा वो अंदर की तरफ नहीं आएगा क्योंकि अंदर में कंडक्टर है, कंडक्टर के इनसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो। लेकिन मेरा क्वेश्चन है कि अंदर से की तरफ से आकर नहीं, बट यहाँ से जो पॉजिटिव पार्ट के तरफ, पॉजिटिव पार्ट में जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जो इंड्यूस हुआ था और यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इंड्यूस हुआ था, तो बाहर से यहाँ से जो डाइवर्ज किया वो बाहर से आकर यहाँ पे कन्वर्ज होगा या नहीं होगा। विथ प्रॉपर लॉजिक, अंदर से आकर नहीं, इन बाहर से आकर ऐसे कर सकता है या नहीं कर सकता है।
एनीवन? क्लोज लूप नहीं हुआ है। क्लोज लूप तब होता ना कि इसको यहां से गया, अब वापस अंदर आके से मुड़ा, क्लोज लूप, दिस इज कॉल्ड क्लोज लूप। ठीक है स्टूडेंट? हाँ, नहीं ये जो फील्ड है, मतलब मेरा क्वेश्चन है कि यहां से ऐसे, यहां से, मतलब ये जो इंड्यूस्ड चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड, किसका? ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बन सकता है, नहीं बन सकता है कि यहाँ के पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का बाहर में का एक्सटर्नल को माइनस कीजिए, ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो था वो ऐसा बन सकता है या नहीं बन सकता है बाहर बाहर? बट इट इज नॉट क्लोज लूप। क्लोज लूप कब बोलेंगे? जब ऐसे पूरा क्लोज होगा। क्लोज हुआ क्या? यहाँ के बाद आया क्या? ये नहीं ना आया। यहाँ से बहुत बड़ा बात कंक्लूड कर देंगे। आप में से और एनीवन, कोई भी जिनका माइंड यहाँ पे काम कर रहा है कि हाँ सर कुछ ऐसा होना चाहिए, सिर्फ होना चाहिए नहीं होना चाहिए, 3 ऑप्शन है, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, या सर नहीं समझ में आ रहा है। नहीं होना चाहिए, रीजन? ये एक एक्सर्सन क्वेश्चन, एक्सर्सन और रिजल्ट का क्वेश्चन आता है, देखें कैसा आता है। मतलब आंसर सही है, रीजन सही नहीं है। एक होता है बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट इंडिविजुअली बट स्टेटमेंट सेकंड इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट फर्स्ट। ऐसा भी देखो ऑप्शन आता है, दोनों अलग अलग जगह पे सही है, दोनों अपने आप में सही है, बट दोनों एक दूसरे को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। और कोई? चलिए अब मैं वेट नहीं करूंगा ड्यू टू टाइम कांस्टेंट। ऐसा पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं पॉसिबल है क्योंकि हम लोग बोल रहे हैं कंडक्टर्स आर इक्विपोटेंशियल। क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट? कंडक्टर क्या? यस, कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैट, जहाँ पे चार्ज रेस्ट में रहता है, उसके ईच एंड एवरी पॉइंट इक्विपोटेंशियल पॉइंट होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको एक ये भी कॉन्सेप्ट दिए हैं कि जब हम लोग इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के अलॉन्ग जाते हैं तो बोलिए क्या होता है? पोटेंशियल डिक्रीजेज। हाँ है ना? तो अगर ये पॉइंट P1 मानते हैं और ये पॉइंट P2 मानते हैं, देन अकॉर्डिंग टू इक्विपोटेंशियलिटी, यानी कि अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, आपको नहीं था Vp1 इक्वल टू Vp2? हाँ या ना? लेकिन अगर ऐसा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स अगर आप इमेजिन कर लिए तो इस इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के अकॉर्डिंग के डायरेक्शन में अगर जाएंगे तो आपको तो पढ़ाया हुआ है कि जब हम लोग इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के अलॉन्ग जाते हैं तो पोटेंशियल शुड बी डिक्रीजेज। हाँ ना? तो उसके अकॉर्डिंग अगर ऐसा सोचेंगे तो इसका पोटेंशियल, इस पॉइंट का पोटेंशियल कम होना चाहिए और इस पॉइंट का पोटेंशियल ज़्यादा होना चाहिए। तो नहीं लगता कि अगर ऐसा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आप इमेजिन करिए तो आपका इक्विपोटेंशियलिटी ऑफ कंडक्टर का कॉन्सेप्ट को वायलेट कर रहा है? दिस इज द ओनली वजह कि ऐसा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पॉसिबल नहीं है। करेक्ट? इसको खुद से लिख लेंगे मैंने जो समझाया। एक तो ये दिमाग में बैठा लीजिए और लिख लीजिए, इसको लिख लीजिएगा। अब दूसरा पॉइंट, एक मिनट रुक जाइए। इसका मतलब मैं यहाँ से आपको ये समझाने का कोशिश की आज के बाद कि कोई भी कंडक्टर है, यहाँ देखिएगा, कोई भी एक आर्बिट्ररी शेप का भी कंडक्टर है और बाय एनी मीन्स, प्लीज बहुत ध्यान से सुनिएगा और आसपास का सराउंडिंग को भी थोड़ा पीसफुल रखिएगा। कोई भी आर्बिट्ररी शेप का अगर कंडक्टर है और बाय एनी मीन्स उस कंडक्टर के 2 पार्ट में अगर चार्ज का सेपरेशन कर दिए, बाय एनी मीन्स चार्ज का सेपरेशन ड्यू टू इंडक्शन ऑफ चार्ज ही होगा। तो जो उसका एक कंडक्टर है
तो उस कंडक्टर के बॉडी में दो तरफ अगर चार्ज का सेपरेशन करते हैं तो उस चार्ज के बीच में आपस में पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कंडक्टर के दो पार्ट में एक तरफ नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव है तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल जहां पे है कंडक्टर में ही वहां पे आके फॉल करेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। समझे? क्योंकि अगर ऐसा होगा तो किस कॉन्सेप्ट को वायलेट कर देगा? कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विपोटेंशियलिटी को क्या करेगा? वायलेट कर देगा। ऐसा डाइपोल में होता है स्टूडेंट, हाँ या ना? बट ये डाइपोल नहीं है, हम लोग कंडक्टर पढ़ रहे हैं। इसमें किसी के माइंड में चल रहा होगा सर डाइपोल में तो कितना बढ़िया से आप डायग्राम बना दिए थे, तो डाइपोल था, 2 पॉइंट चार्ज पार्टिकल था। ये हम लोग डाइपोल पढ़ रहे हैं या कंडक्टर पढ़ रहे हैं? कंडक्टर। तो क्या यहां से 2-3 लाइन आप जो मैंने बोला उसको आप लिख लेंगे? मतलब मेन आपको ये समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं बार बार कि कोई भी कंडक्टर रहेगा और उस कंडक्टर बॉडी के 2 पार्ट में नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज का आपने चार्ज का सेपरेशन कर दिया ड्यू टू इंडक्शन ऑफ चार्ज या किसी भी तरीके से, तो उन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बाहर जो डाइवर्ज करेगा वो बाहर ही आकर उस पर फॉल नहीं करेगा उसके नेगेटिव पार्ट पे। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो ऑब्वियसली दोनों इस पॉइंट और इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या रहेगा? डिफर कर जाएगा, जो मेरे किस कॉन्सेप्ट को वायलेट करते हुए चला जाएगा? कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट? इक्वी पोटेंशियलिटी ऑफ कंडक्टर। करेक्ट? चलिए, तो आप सिर्फ हेडिंग बना के छोड़ दीजिए। चार्जिंग ऑफ कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। चार्जिंग ऑफ कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। आज के लिए इतना ही। और आप लोग बंद कर दीजिए। सौरभ बंद कर दीजिए वीडियो।